जय हिंद प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब बहुत मस्त होंगे। आज की क्लासेस हम लोग की रहेगी बजट पे। आज बजट पेश हुआ है तो थोड़ा देखते हैं कि हाईलाइटेड क्या रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या मिला है। स्टार्ट करने से पहले बता दें कि जो बजट रहा है यह 2047 को ज़्यादा फोकस करके चला गया है। मतलब कि ऐसा यह वर्क इन्वेस्टमेंट ये सब देखा जाए जो लॉन्ग टर्म में देखा गया है। दूसरी बात है कि 9वीं बार लगातार निर्मला ताई ने बजट को पेश किया है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं बजट के हाईलाइटेड। उससे पहले छोटी रिक्वेस्ट, चैनल को आप सब सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, जहाँ पर आपको फ्री कंटेंट, क्यूजेज ये सब प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका पीडीएफ और जो बजट का मेन पीडीएफ है, दोनों आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल भी जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, पहला क्या है, विजन, विकसित भारत और इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, जो ट्रेजेक्ट्री है इकोनॉमी का, ट्रेजेक्ट्री मतलब कि जो हमारी जो इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ाना है, उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो क्या रहा है वो देखते हैं। ठीक है, पहला क्या है, मॉडरेट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, जो मॉडरेट रहा, मतलब ये भी नहीं कह सकते कम रहा, बट सरकार के हिसाब से मॉडरेट रहा और हम लोग के हिसाब से देखें तो हाई रहा। आई थिंक इन्फ्लेशन इंडिया में इसमें बहुत अच्छा लेवल पे चल रहा है। मिडिल क्लास के हिसाब से इन्फ्लेशन देखो, लो क्लास जो है उसको बहुत सारी स्कीम से मिल रही है। हाई क्लास जो उसके पास पैसे बहुत है, मिडिल क्लास के पास नहीं कोई ज़्यादा स्कीम के प्रॉफिट है और नहीं हाई क्लास जैसे पैसे हैं। तो मिडिल क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इसमें इन्फ्लेशन परेशान कर रहा है। और मोटी मोटा यह देखा जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास ही रहता है। चलिए बजट पे बात करते हैं। दूसरी बात है ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट हम लोग का लगभग 7% का टारगेट लेके चल रहे हैं, जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। और अभी यह इसी तरह से आगे रहेगा, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और इंडिया का जो डेवलप करने का पोटेंशियल बहुत तेज़ से बढ़ा है। इसीलिए ये उम्मीद है कि यह जो ग्रोथ रेट है वो हमेशा ठीक ठाक रहेगी। चलिए, फिजिकल डिसिप्लिन का मतलब होता है कि बैलेंस बना हुआ है। आगे देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में क्या स्ट्रेटेजिक रहा है, क्या फ्रंटियर रहा है सेक्टर। फ्रंटियर सेक्टर मतलब होता है हम लोग किस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बायो फार्मा, देखो इनिशिएटिव मतलब होता है हम लोगों ने क्या कुछ गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है इसको बढ़ाने के लिए। तो बायो फार्मा शक्ति, बायो फार्मा का मतलब बायो फार्मा शक्ति जो स्कीम चल रही है, इसके अंतर्गत हम लोग जो भी गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है कि देखो वर्ल्ड में हम लोग मेडिसिन हब है, पूरे वर्ल्ड में मेडिसिन हब है इंडिया। तो गवर्नमेंट सोच रही है कि इसको एक इंटीग्रेटेड करके अच्छे लेवल पे ले जा सके, इसीलिए बायो फार्मा शक्ति करके स्कीम चलाई जा रही है। दूसरा, मिशन सेमीकंडक्टर 2। क्यों लिखा गया है, क्योंकि मिशन सेमीकंडक्टर 1 चालू हो गया है। वेदांता ग्रुप ने 1 लाख करोड़ के स्कीम के अंतर्गत आपके गुजरात में बहुत बड़ा सेमीकंडक्टर का प्लांट बना रही है। टाटा भी इस पे बहुत हैवी लेवल में काम कर रही है और आई थिंक इसमें और काम देखा जाएगा। देखो, मैं जिस पे काम कर रहा हूँ, जो सिस्टम पे काम कर रहा हूँ, उसके अंदर जो चिप है वो सेमीकंडक्टर है। जो कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट देखते हो सब सेमीकंडक्टर है। यानी जो फ्यूचर है वो सेमीकंडक्टर है, एआई है। तो अगर एआई को भी फ्यूचर देखते हो ना, तो एआई किस पे काम करता है, डाटा सेंटर पे काम करता है। एआई किस पे काम करता है, आपका चिप सिस्टम, जो चिप है उसके ऊपर काम करता है। तो ये जो चिप्स बनते हैं, जो कंप्यूटर चिप्स बनते हैं, वो सेमीकंडक्टर होते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर से बनते हैं। तो सेमीकंडक्टर मस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका ताइवान इस समय पूरी दुनिया में राज करता है। और आप सबने ताइवान और चाइना कॉन्फ्लिक्ट बहुत बार सुना होगा। कॉन्फ्लिक्ट होने की मेन वजह भी यही है, सेमीकंडक्टर। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि 200 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल क्लस्टर बना जाए। क्लस्टर मतलब वो एरिया होता है जहाँ पर आप किसी फैक्ट्रीज को एक अच्छे वे में लगा सकते हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट पहले से रोड दी होती है, यहाँ पर आप फैक्ट्री लगा लें, इलेक्ट्रिसिटी व्यवस्था की होती है, उस एरिया को क्लस्टर बोलते हैं। इंडस्ट्रियल क्लस्टर बोलते हैं, एजुकेशन क्लस्टर बोलते हैं, हॉस्पिटल क्लस्टर बोलते हैं। इस तरह से गवर्नमेंट अलग अलग होती है। हम लोग का टारगेट क्या है, देखो अभी जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इंडिया और चाइना का, और वर्ल्ड चाइना से ना, तो एक बहुत बड़ी चीज़ देखने के लिए दुनिया को मिली, रेयर अर्थ। रेयर अर्थ ऐसा अर्थ होता है जो दुनिया में बहुत कम पाया जाता है और उसका सबसे कष्टदायक कोई काम है तो उसको अर्थ में से निकालना। ठीक है, उसको सेपरेट करना, जो उसका सेग्रीगेशन होता है, जो उसको सेपरेट किया जाता है ना, वो बहुत टफेस्ट होता है। इसमें चाइना बाप है दुनिया भर का। 90% से ज़्यादा वर्क चाइना अकेले कर लेता है दुनिया का एक्सपोर्ट की बात करें हम लोग तो इसीलिए चाइना, इंडिया ने कोशिश किया है कि रेयर अर्थ इंडिया में भी काम भर के पाए जाते हैं, उसको हम लोग कोशिश करें, माइनिंग करें, मैन्युफैक्चर करें।
दूसरा क्या है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर टेक्सटाइल। देखो कभी न कभी हम लोग टेक्सटाइल में एक तरह से किंग कहे जाते थे, आज हम लोग की टेक्सटाइल कंपनी जो है एकदम दम तोड़ रही है। आप लोग को शायद पता नहीं हो, टेक्सटाइल एग्रीकल्चर जैसा एक ऐसा एरिया है जहाँ पर जॉब बहुत मिलता है, जॉब की बहुत प्रबल संभावना यहाँ पर होती है। इसलिए गवर्नमेंट फिर से टेक्सटाइल कंपनी को उठाना चाह रही है। अगर यूपी की बात करें तो कानपुर कभी राजा था, आज कानपुर में जाकर देखो टेक्सटाइल का काम खत्म हो गया है, लेदर कंपनी का काम खत्म हो गया है, कानपुर से शिफ्ट होकर आगरा के पास चला गया है। तो ये इस पे गवर्नमेंट काम कर रही है। तीसरा है अफोर्डेबल स्पोर्ट्स गुड। आप लोग को लगता है वो बहुत सिंपल है, लेकिन आपको एक बात बता दूं, इस समय दुनिया में जिस तरह से एआई का राज चल रहा है ना कंप्यूटर दुनिया में, उस तरह से अगर मैन्युफैक्चर में कहें ना तो स्पोर्ट्स के जो सामान है उसका भी राज चल रहा है। आप लोगों को छोटा लगता होगा, इस पर डिटेल कभी पढ़िएगा आप लोग। स्पोर्ट्स के सामान आजकल के बहुत कॉस्टली होते हैं और इंडिया खास तौर से ज़्यादा स्पेशल स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट होते हैं उसे इम्पोर्ट ही करता है। तो इंडिया चाह रहा है कि इसको इंडिया में ही बनाया जाए, मैन्युफैक्चर किया जाए, ताकि अफोर्डेबल प्राइस में दुनिया को और इंडिया को मिल सके और इसमें भी किंग बनने की कोशिश किया जाए। ये हम लोग का टारगेटेड है आगे का। ठीक है, गोल क्या है, रिड्यूस क्रिटिकल इंपोर्ट डिपेंडेंसी, बूस्ट डोमेस्टिक कैपेसिटी। गवर्नमेंट हमेशा इसी चीज़ पे काम कर रही है कि मेक इन इंडिया प्रमोट किया जाए और जो लोकल मैन्युफैक्चर कंपनी है, जो लोकल मैन्युफैक्चर कंपनी है उसको बूस्ट किया जाए। ठीक है, लोकल जो मैन्युफैक्चर कंपनी है उसको बूस्ट किया जाए ताकि डोमेस्टिक कैपेसिटी हम लोग की बढ़ सके। चलिए, एक बहुत अच्छी स्कीम है एमएसएमई। ठीक है, एमएसएमई को ग्रोइंग करने के लिए सोच रहे हैं। देखो जैसे मिडिल क्लास इंडिया की एक कह सकते हो बैकबोन है, उसी तरह से एमएसएमई, जो एमएसएमई है इंडिया की मैन्युफैक्चर की क्या है, बोन है। पहला क्या है, फाइनेंशियल, डेडिकेटेड टू 10,000 करोड़ एमएसएमई ग्रोथ फंड एंड टॉप अप फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड। अभी इंडिया क्या कर रहा है कि जो स्वयं सहायता ग्रुप है इसे SHG बोलते हैं। ठीक है, ऐसे जो ग्रुप छोटे छोटे ग्रुप हैं उनको टॉप अप किया जाए, यानी उनको फंड दिया जाए कि आप छोटे छोटे काम करो, जैसे कि मसालों का निर्माण करो, पैकेटिंग का निर्माण करो, तो इन सब चीज़ों का काम करो। उसके लिए सरकार ने कितने फंड की प्लान की है, 10,000 करोड़ का। दूसरा स्टेज में क्या है, लिक्विडिटी मैंडेट। सरकार ने लिक्विडिटी किया है। लिक्विडिटी मतलब होता है कि किसी चीज़ को सिंप्लीफाई करना, उसको लिंक करना, उसको सिंप्लीफाई करना, ताकि जो उसके हजार्ड हैं, उसमें जो हडल हो रहे हैं उसको दूर करना। थर्ड, गवर्नमेंट ने क्या किया है, कॉर्पोरेट माइट्स इन टायर 2 और टायर 3 टाउन्स फॉर अफोर्डेबल रेगुलेटरी असिस्टेंस। गवर्नमेंट ने किया, कॉर्पोरेट मतलब होता है, कॉर्पोरेट मित्र मतलब होता है कि ऐसे लोगों की टीम बनाना जो इनको जगह जगह पे टायर 2 और टायर 3 जो शहर हैं उनमें जगह जगह जाके असिस्टेंट कर सकें, कि आपको समझा सकें कि आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है एक्सपोर्ट रिलाइव। देखो कोई भी सामान बन गया, हमारा प्रोडक्ट बन गया, कितना भी अच्छा क्यों ना, अगर उसको हम सेल नहीं करेंगे तो क्या मतलब रहेगा हमारा बनाने का। तो एक्सपोर्ट रिलीव करने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, रिन्यूड एम्फेसाइज ऑन सर्विस एंड सॉफ्ट पावर। ओके, देखो टूरिज्म एंड कल्चर, आपने देखा हो कोरोना के बाद से टूरिज्म सेक्टर धीरे धीरे बूम तो कर रहा है, लेकिन लोकल टूरिस्ट बूम कर रहे हैं। जो फॉरेन टूरिस्टर है वो इंडिया में आना कम कर दिए। इस पे कई सारे यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे, बहुत सारे इशू है, जैसे गर्ल्स का हैरेस होना, सिविक सेंस का न होना, बहुत सारे इशूज हैं और इसको हम सब लोग टैकल करते हैं। आप लोग जैसे देखे होंगे कि कोई फॉरेनर गर्ल्स जा रही है तो उसको लगातार कैट कॉल करना, घूरना, तो कहीं ना कहीं ये हम इंडियंस में कुछ लोगों में गलत हरकत है और उन कुछ लोगों की वजह से दुनिया भर में इम्पैक्ट पड़ता है। और सिविक सेंस की बात तो इंडिया में करना ही जैसे लगता है कि पाप हो गया है। कोई कहीं टॉयलेट करने लगता है, कोई कहीं थूक देता है, कोई कहीं पर किसी से बहस कर लेता है, जिसका मन उतना तेज रैश ड्राइविंग करता है, जो मन जिसको गाली देता है, जिसका मन चीखता चिल्लाता है। आपने ट्रेन में देखा होगा ना, आपके चार तो मोबाइल चला रहे हैं सब लोग और बिना ईयरफोन का, बोलोगे तो लड़ जाएंगे, अरे हमने भी तो टिकट लिया है। तो इंडिया का सिविक सेंस तो हमको पता नहीं कि कब सुधरेगा, आउट ऑफ कवरेज चला गया। चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो गवर्नमेंट ने इसको बढ़ाने के लिए क्या किया है, 5 हब फॉर मेडिकल वैल्यू टूरिज्म। ठीक है, पीपीपी मॉडल पे। दूसरा क्या किया है, डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट सर्किट। देखो इंडिया में बौद्ध सर्किट बनाना और उसको अच्छे से डेवलप करना बहुत जरूरी है। हम लोग कुछ समय पहले अभी गए हुए थे बौद्ध गया। ये गया में एक एरिया है बौद्ध जी का, जहाँ पर सबसे फेमस टेम्पल है। ठीक है, बौद्ध गया में कभी जाइएगा, बहुत सुकून मिलता है। तो वहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे कि वहाँ 95% आपको फॉरेनर ही दिखेंगे। मतलब जैसे नेपाल के हो जाएंगे, चाइना हो जाएंगे और ऐसे एरिया के हो जाएंगे। तो उस पर वहाँ पर उतनी फैसिलिटीज नहीं है। हमने कुछ चाइना के टेम्पल्स की वीडियो देखी थी, जो बुद्ध टेम्पल्स हैं, वहाँ की फैसिलिटीज़ के मुकाबले कुछ नहीं है। अब आप सोचो कि दुनिया का सबसे फेमस बुद्ध टेम्पल जहाँ पर है, वहाँ फैसिलिटीज़ का कोई उतना अच्छा नाम नहीं है। मानते हैं उसको डेवलपमेंट किया गया है,
आपको व्यवस्था मिल जाएगी, होटल्स मिल जाएंगे, खाना पीना मिल जाएगा, आना जाएगा रास्ता ठीक मिल जाएगा, बट वो फैसिलिटीज नहीं मिलेगी जो वहाँ पर वर्ल्ड लेवल की होनी चाहिए। ओके, तो गवर्नमेंट क्या करना चाह रहा है, उसका सर्किट बनाना चाह रहा है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट एरिया में, नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट एरिया है ना, वो अब बुद्ध के लिए बहुत फेमस है। तीसरा, ग्लोबल बिग कैट समिटी एंड टाइगर एंड टर्टल ट्रेल्स। देखो कैट, जो बिग कैट होता है उसे जो हमारा टाइगर है ना, टाइगर, उसको हम लोग बिग कैट बोलते हैं, क्योंकि वो देखते हो बड़ी बिल्ली जिसे बोलते हैं। तो गवर्नमेंट इंडिया इस समय इस बिग कैट के मामले में ग्लोबल लीड कर रहा है। आप सबको पता है कि बाघ की संख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में पाई जाती है, तो भारत इसको ब्रांड बनाना चाह रहा है अपना। अगला, ABGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स इन 50,000 स्कूल्स। लैब बनाना चाह रहा है गवर्नमेंट, जहाँ पर 15,000 स्कूलों में लैब बनाना चाह रहा है, जहाँ पर बच्चे कंटेंट क्रिएट कर सकें। ठीक है, मतलब एक तरह से बनाया जा रहा है कि स्कूल में भी बच्चे कंप्यूटर से जुड़ें, कुछ क्रिएटिव काम करें, और अच्छी बात है, बस ये लागू हो जाए ढंग से। IT सर्विस सेफ हार्बर थ्रेश होल्ड रेज 2,000 करोड़, टैक्स हॉलीडे अंटिल 2027 तक। देखो एक ये बात याद रखना, एक छोटा सा ये टिक, 2047 तक क्लाउड सर्विस मतलब जो डाटा सेंटर बड़े बड़े बने जाते हैं, ठीक है, क्लाउड सर्विस उन्हें मिलता है, डाटा सेंटर। तो 2047 तक उसमें टैक्स में छूट दी जाएगी। ठीक है, 2047 तक कि आप डाटा सेंटर इंडिया में बनाइए, आपको टैक्स में छूट दी जाएगी। डाटा सेंटर बहुत ही कॉस्टली होता है, उसको बहुत कॉस्टली होता है, उसमें बहुत बिजली की खपत लगती है, बहुत पानी की खपत लगती है, उसको मेंटेन करना बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए सरकार सोच रही है टैक्स हॉलीडेज, ताकि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में आए। चलो, हम लोग का सबसे मेन जो टॉपिक है वो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर पे फोकस रहेगा, आप सबको पता है। तो क्या रहा है उसको देखते हैं। भारत विस्तार के अंदर क्या किया गया हम लोगों ने, इंटीग्रेटेड एग्रीस्टैक। देखो एग्रीस्टैक क्या है, इस सबको ध्यान रखना। एग्रीस्टैक जो आपका फार्मर का एक आईडी है, हर एक किसान की वो आईडी है। सिर्फ उसमें किसान का खेती की डाटा नहीं होता, उसमें किसान के बारे में भी डाटा होता है। इस बात को ध्यान रखना। क्यूज में क्वेश्चन, हम ग्रुप में टेलीग्राम में क्यूज में क्वेश्चन डाले थे, जिसमें से बच्चों ने सिर्फ डाला था कि फार्मर का है, और काफ़ी लोग गलत किए थे। वो पूरा किसान का डाटा होता है, ध्यान रखना। तो इंटीग्रेटेड एग्रीस्टैक प्लस ICR प्रैक्टिस और AI सिस्टम, इन सबको एक साथ करना, उसे भारत विस्तार प्रोजेक्ट के अंतर्गत लाया गया है। दूसरा, हाई वैल्यू क्रॉप्स। हाई वैल्यू क्रॉप समझते हो ना, काजू, कोकोआ, वालनट, एलमंड, पाइन नट्स, कोकोनट, इन सब को प्रमोट करना। ब्लू इकोनॉमी, सबको पता है, मछली की बात हम लोग यहाँ कर रहे हैं। ब्लू इकोनॉमी का मतलब उसे ड्यूटी फ्री करना। ठीक है, फिश कैचिंग जो है, मछली पकड़ना, उसे ड्यूटी फ्री करना। कहाँ पर, इकोनॉमिकल जोन में। और कोशिश करना कि 500 या उससे ज़्यादा रिजर्वायर बनाना, अमृत सरोवर के नाम से। और रिजर्वायर क्यों बनाना, ताकि इसमें आप मछली पालन कर सके। आप इस समय वो देखो ना, कैज वाली जो है, पानी के अंदर केज बना दो, उसमें फिश रहेंगी और पानी अंदर से जाता रहेगा। यह एक इस समय बहुत फेमस स्कीम है। कोऑपरेटिव सपोर्ट करना। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात होगी। ये तो सबको पता है कि अगर स्कीम आई है, तो बजट आई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, बड़ी बड़ी बातें तो जरूर की जाएंगी। जैसे हम लोग 2018-19 में शायद स्टार्ट हुआ था ना बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट, जो अभी तक फेज 1 भी स्टार्ट नहीं हो पाया है, जिसको हम लोग 2024 तक कंप्लीट करने वाले थे, और उसका फेज 1 भी कंप्लीट नहीं हुआ, बाकी तो भगवान जाने कब क्या होगा। उसी तरह से 7 और बुलेट ट्रेन की जो लाइन है, रेल कॉरिडोर पे, उससे बात चल रही थी, उसके लिए बजट में बात की गई है। जैसे मुंबई से पुणे के लिए, दिल्ली से वाराणसी के लिए, एक वाराणसी से आपका कलकत्ता आसपास के जाने के लिए है। ऐसे कुछ 7 प्रोजेक्ट पे बात चल रही है। न्यू डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। फ्रेट कॉरिडोर मतलब होता है ऐसा रास्ता बनाना जिससे सिर्फ माल की ढुलाई हो। जैसे अभी इंडिया में 2 फ्रेट कॉरिडोर बनाए गए हैं, और लगभग 95% कंप्लीट भी हो गया है। ओके, एक है ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, एक है वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर। ठीक है, DFC करके बनाते हैं, आप कभी सर्च करना गूगल पे जाकर, DFC, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, रेलवे ने बनाया है। एक EDFC है, एक DDFC है, और इसको मेंटेन करने के लिए आपको प्रयागराज के झलवा में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेशन बना, रेलवे का जहाँ से मैनेज करते हैं, स्टेशन बनाया गया है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेशन। ठीक है, 20 नए नेशनल वाटरवेज कौन होते हैं, नदियों में अपने नाव को से सामान ढोना, उसको इस तरह से बनाना, उसे वाटरवेज कहते हैं। अच्छा, फर्स्ट वाटरवेज कौन है, वो आपका इलाहाबाद से हल्दिया कहाँ पड़ता है, वेस्ट बंगाल में। तो इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में शायद 1680 किलोमीटर है, कंफर्म कर लेना। 1680 किलोमीटर की ये लंबाई इसकी है, और ये फर्स्ट वाटरवेज इंडिया का है। अभी एक्सेस चालू हो गया इसमें, ध्यान रखना। डेवलपमेंट ऑफ सिटी इकोनॉमिक रीजन, ये एक कोई फंसाना वाली बात है, बाकी ठीक है, गवर्नमेंट का मन है जितना मन उतना पास करे।
चलिए, एनर्जी सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब यह होता है कि जो भारत के मैन्युफैक्चर कंपनियां हैं या इंडिया चलाने की जो एनर्जी चाहिए, लाइट चाहिए, उन सब का क्या बात गवर्नमेंट ने की है। पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट पे बात की है। बीसीडी एग्जेप्शंस एक्सटेंडेड, एग्जेप्शन से मतलब होता है छूट देना। तो 2035 तक बीसीडी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनको आपके उन पे छूट देना। दूसरा, सोलर में क्या है, सोलर इस इंडिया में धड़ल्ले से लगाया जा रहा है। और आप सबको बता दें, सोलर कई प्रकार के होते हैं, और आप सोलर लगाइएगा तो उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। कोई ब्लू सोलर, ब्लू होता है, एक डार्क ब्लू होता है, एक ब्लैक होता है, अलग अलग टाइप के सोलर होते हैं, और हर जगह हर सोलर नहीं लगाए जाते हैं। उसके बारे में पढ़ के समझ के ही लगाइएगा, किसी फंसाने में मत फंस जाइएगा, क्योंकि इसमें सोलर के नाम पे बहुत स्कीम चल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत बड़ी छूट भी दे रही है। हर घर सौर ऊर्जा कोई एक मिशन चल रहा है उसके अनुसार, तो थोड़ा संभल के रहिएगा। तो उसका गवर्नमेंट ने खुद की लिस्ट बना दिया है कि, और टैकल कर दिया कि ये सोलर लगाएंगे गवर्नमेंट के अनुसार, तो यह सब लिस्ट चेक करके लगाइएगा, बेवकूफ़ ना बनिएगा। सोलर में गवर्नमेंट ने क्या किया है, सोलर में ड्यूटी को छूट दिया है। कौन से में, जिसमें सोडियम एंटीमोनेट का यूज किया जाएगा ग्लास बनाने में। जो सिलिकॉन ग्लास, जो ग्लासेस बनती हैं, उस ग्लासेस में सोडियम एंटीमोनेट का यूज किया जाएगा, और उसे सोलर को में गवर्नमेंट ड्यूटी में यानी कि टैक्स में छूट देगी। स्टोरेज की बात करें, गवर्नमेंट ने जो लिथियम आयन की बैटरी है, ठीक है, उसके बनाने के लिए जो अच्छी लिथियम आयन की बैटरी बनाएगा, आयन बैटरी बनाएगा, तो उस बनाने वाली कंपनी को लिथियम आयन बनाने पर छूट देगा। यह नहीं कि आपको किसी प्रकार की बैटरी बनाने छूट देगा, लिथियम आयन बैटरी बनाने पर छूट देगा। ठीक है। कार्बन कैप्चर आप सब समझते हो, वो एक होता है कार्बन को जितना या तो पेड़ लगाओ या फिर कार्बन को हटाने के लिए, जैसे आप सोलर प्लांट लगा रहे हो, पवन चक्की लगा रहे हो, तो एक तरह से आप उतना कम लाइन जलाओगे कोल प्लांट से, तो एक तरह से कार्बन को हटा रहे हो। ये एक इनडायरेक्ट टारगेट बनाया गया आजकल दुनिया में। अच्छा, हेल्थ और की बात तो जरूर होगा, सोशल वेलफेयर की बात है जरूर होगा, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा है क्या है। पहला, हेल्थ में क्या हुआ है, 3 नए आयुर्वेदा के इंस्टीट्यूट खोले गए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। ठीक है। मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट अपग्रेडेड इन रांची एंड तेजपुरा। ठीक है। दिव्यांगजनों के लिए क्या किया गया है, दिव्यांग सहारा योजना और दिव्यांग कौशल योजना 2 स्टार्ट किया गया है। तीसरा, केयर इकोनॉमी में 1.5 लाख मल्टी स्किल्ड केयर गिवर्स वो होते हैं जो बुजुर्गों को, विकलांगों को आने जाने में हेल्प करते हैं, उन्हें केयर गिवर्स कहते हैं। एजुकेशन में गर्ल्स हॉस्टल इन STM इंस्टीट्यूट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर एक जिला में एक गर्ल्स हॉस्टल के साथ एक इंस्टीट्यूट बनाई जाएगी, मतलब वहाँ पर आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, साथ में उसमें हॉस्टल भी रहेगा। चलिए, और कुछ देख लेते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वह बिजनेस होता है जैसे गवर्नमेंट कोई सिस्टम को बहुत सिंपल कर दिया है, मतलब जैसे मान लो कोई फैक्ट्री खोलना चाह रहे हो, तो आप सब ऑनलाइन सारा अपना डॉक्यूमेंट सेंड करा लो, जिसे हम कहते हैं ईज ऑफ डूइंग, मतलब सिंपल काम करना। पहला क्या है, कस्टम मॉडर्नाइजेशन, रोलिंग आउट कस्टम इंटीग्रेटेड सिस्टम इन 2 ईयर्स, इनहेंस ड्यूटी डेफर फॉर AEO। दूसरा क्या है, डिस्प्यूट सेटलमेंट, जो भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं जैसे टैक्स पेयर के बीच में हो रहा है, तो उन सबको सेटलमेंट करना। और डीक्रिमिनलाइजेशन, नॉन प्रोडक्ट ऑफ बुक्स एंड टीडीएस पेमेंट फेलियर नो लॉन्गर क्रिमिनल ऑफेंस। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा बदलाव किया गया है। चलिए, अब देख लेते हैं डायरेक्ट टैक्स। अब इतना तो पता होगा ना, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। जो टैक्स हम लोग गवर्नमेंट को डायरेक्ट देते हैं, जैसे हमारा इनकम टैक्स, वो हमारा डायरेक्ट टैक्स में आता है। अच्छा, कमेंट कर बताइएगा तो GST किस में आता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में? देखते हैं अच्छा कमेंट कैसा रहता है, जरूर करके बताइएगा। चलिए, फाइलिंग एज, अपडेट रिटर्न्स, एग्जेप्शंस और डिस्क्लोजर। ठीक है, क्या हुआ है ध्यान से देखिएगा। रिवीजन टाइम जो स्टैंडर्ड होता है March 31 तक होता है। अलाउज इवन आफ्टर रिसेसमेंट स्टार्ट होता है, अपडेट करना होता है उसको। एग्जेक्शन होता है, इंटरेस्ट ऑन मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स नाउ टैक्स फ्री। जो मोटर एक्सीडेंट होता था ना, तो उस पर इंटरेस्ट लगता था, टैक्स लगता था, जिसको आप जैसे क्लेम करोगे जो पैसा आता है उसके ऊपर जो टैक्स लगता था उसमें छूट दी गई है। और 1 टाइम 6 मंथ फॉरेन एसेट्स डिस्क्लोजर स्कीम्स। ठीक है, ये कोई ज़्यादा काम की बात नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, यह ध्यान रखिएगा, टूर और पैकेज, मेडिकल, इन सब पे 2% का टैक्स घटाया गया है। जैसे मान लो कि आपको कहीं बद्रीनाथ, केदारनाथ या 4 धाम की यात्रा का टूर करना है, तो उसका जो पैकेज आता है उस पर भी टैक्स लगता है ना, तो उसमें 2% की छूट दी गई है। चलिए आगे देखते हैं। कस्टम एंड कैपिटल मार्केट टैक्स चेंज। ठीक है, क्या है, पहला ड्यूटी, किसमें छूट दी गई है। ड्यूटी मतलब वो होता है जो हम टैक्स जो टैक्स गवर्नमेंट देते हैं उसको ड्यूटी बोलते हैं बजट की भाषा में। कैंसर ड्रग्स, जो ड्रग्स 17 टाइप्स के जो ड्रग्स थे जो कैंसर के लिए उपयोगी थे। ड्रग्स का मतलब देखो मेडिसिन होता है भाई, वो मत समझना फूक के हम हवा में उड़ना शुरू कर देंगे, जहाँ आप कहेंगे ग्रेविटी तो है ही नहीं,
वो वाले ड्रग्स ये नहीं है। ये ड्रग्स का मतलब मेडिसिन होता है, और सिंपल समझाऊँ आपको, ड्रग्स का मतलब ही मेडिसिन होता है। और वो फिल्मी दुनिया में ड्रग्स का मतलब वो वाइट पाउडर जो बना दिए हैं ना, इसका मतलब नहीं होता है। ड्रग्स का मतलब ये होता है मेडिसिन, ठीक है। 17 प्रकार के ड्रग्स पे छूट दिया गया है जो कैंसर से रिलेटेड है। एविएशन में एविएशन के एयरक्राफ्ट पार्ट और कंपोनेंट्स पे छूट दिया गया। क्यों दिया गया है? अभी हाल ही में इंडिगो जो एयरप्लेन से सफ़र किए होंगे उन सबको पता होगा, लगभग जितने ने एयरप्लेन से सफ़र किया होगा, आप सबने लगभग इंडिगो से किया होगा, क्योंकि इंडिगो जो है थोड़ा टैक्स फ्री है, ठीक है। तो जो इंडिगो टैक्स फ्री है उसमें क्या है कि अभी इंडिगो ने कुछ लफड़ा किया था, उसने अपनी मोनोप्लाई को दिखाया था। हाँ, तो अगला क्या था आप लोग का, एयरक्राफ्ट्स के जो पार्ट है। इसीलिए गवर्नमेंट ने देखा कि इंडिगो के मोनोप्लाई से एक चीज़ समझ में गवर्नमेंट का कि मोनोप्लाई कितना नुकसानदेह हो सकता है। पूरा एयरपोर्ट का सिस्टम ही अस्त व्यस्त हो गया था भाई, सामान का तो पता नहीं कौन कहाँ चला गया, बहुत उद्देश्य हुआ था। तो गवर्नमेंट ने कोशिश किया हुआ कि इस मोनोप्लाई खत्म किया जाए, एयरक्राफ्ट सिस्टम को खुद इंडिया में बिल्ड किया जाए और कुछ और कंपनियों को आगे लाया जाए। टेक्नोलॉजी, मोबाइल फ़ोन के जो पार्ट्स हैं, क्रिटिकल माइनर पार्ट्स हैं, उस पे भी ड्यूटी में छूट दी गई है, ताकि इसका जो क्या इस समय इंडिया फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग में एकदम टॉप कर रहा है भाई। चाइना के बाद इंडिया सेकंड स्थान पे आ गया है, कहीं इंडिया का नाम ही नहीं था। तो थोड़ा अच्छा काम हुआ इसमें मानूंगा मैं, अच्छा काम हुआ है। बाकी का तो अलग बात है, इसमें अच्छा काम हुआ है। बाइक बैक, कैपिटल मार्केट की बात करें, टैक्स स्टेटेड एज कैपिटल गेन्स फॉर शेयर होल्डर्स। ट्रेड की बात करें, यह कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए बैंकिंग की बात करते हैं, ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट टर्म है बैंकिंग। देखो, हाई लेवल कमेटी ऑन बैंकिंग फॉर विकसित भारत। बैंकिंग, अगर आपको कोई देश डेवलप कर रहा है, अगर आपको ऐसे समझना है तो आप ये समझो, दुनिया की सबसे टॉप जो बैंक है, सबसे बड़ी बैंक है, पैसे वाली बैंक है, आप सर्च करना उन देशों की है जहां पर दुनिया का सबसे डेवलपमेंट कंट्री है। लाइक चाइना है, लाइक जापान है, लाइक अमेरिका है। आप सर्च कर लेना, आपको लिस्ट में इंडिया नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडिया डेवलपिंग कर रहा है, तो यहाँ की बैंक भी डेवलपिंग में है। और चाइना और अमेरिका जो है भाई, वो डेवलपमेंट कंट्री है, तो वहाँ का जो बैंक है वो भी डेवलपमेंट है। बैंक के पास पैसा है, वो मैन्युफैक्चर को पैसा देता है, वो अपनी कंपनी लगाते हैं और देश डेवलप करता है। एसटीटी, एसटीटी मतलब होता है स्टाम्प ड्यूटी। स्टाम्प ड्यूटी जो है थोड़ा सा बढ़ा है, और बढ़ने से हो सकता है कि थोड़ा जो रियल एस्टेट जानते हैं, जो घर होता है, प्लॉट होता है, इन सब का दाम बढ़ेगा। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट। इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, क्या लिखा, परमिटेड टू इन्वेस्ट इन लिस्टेड इंडियन कंपनी वाया पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम। पोर्टफोलियो समझते हो ना? देखो, शेयर मार्केट के बारे में जो थोड़ा जानते हो सबको होता है, ये सब कंपनी की पोर्टफोलियो होती है। और नहीं जानते हो तो ग्रो, एंजल वन, ये सब देखे हो, मार मोबाइल टीवी पे चलता रहता है ऐड, इन सब में भी तुम इन्वेस्टमेंट जो करते हो ना, पोर्टफोलियो बनाकर ही करते हो। तो उसमें अब फॉरेन इन्वेस्ट आ सकता है, ठीक है। दूसरा, म्युनिसिपल बॉन्ड्स, इनिशिएटिव फॉर इंश्योरेंस 1000 करोड़। बॉन्ड्स वो होता है जो कंपनियां, गवर्नमेंट ये सब अपना बॉन्ड निकाल बेचती हैं। ये थोड़ा सिंपल सी बात है। चलो, फिजिकल कंसोलिडेशन एंड डिफिसिट टारगेट्स। देखो, 3% का फिजिकल डिफिसिट टारगेट है, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी गोल है, ओके। और 41 स्टेट्स वर्टिकल शेयर डिवोशन है, ओके। चलो आगे एक समरी देख लेते हैं, हम लोगों ने क्या पढ़ा इसमें पूरा है। पहला, मैक्रो, 7% का ग्रोथ स्पीड हम लोग लेके चल रहे हैं, इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल लग रहा है, 3% का डिफिसिट लेके चल रहे हैं। डिफिसिट का मतलब होता है घाटा, कि मतलब से हम काम कर रहे हो 3% मान के चलो, मोटा मोटा घाटा वाटा लग सकता है, इसको डिफिसिट बोलते हैं। इंजन की बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर दोनों को हम लोग इस समय बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट को भी समझ में आ गया कि सबसे बड़ा सेक्टर एग्रीकल्चर है, तो बूस्ट करना तो एग्रीकल्चर को साथ लेके बूस्ट करना पड़ेगा। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हाई स्पीड रेल और ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी समझते हो ना, जैसे हाइड्रोजन से कोई काम करो और सौर ऊर्जा से कोई काम करो, ये सब ग्रीन एनर्जी में आता है। ध्यान रखना, ग्रीन एनर्जी का मतलब होता है ऐसी एनर्जी जिससे वायुमंडल को नुकसानी न हो, हमारी बायोडाइवर्सिटी को कोई नुकसानी न हो, उसे ग्रीन एनर्जी बोलते हैं। हाई स्पीड रेल जानते ही हो, जो भारत में सपने की तरह बन रहा है, पता नहीं कब बनेगा। अगला, टैक्स रिलीफ की बात करते हैं, टीसीएस रिड्यूस टू 2%, और कैंसर ड्रग्स, इन सब पे टैक्स को रिलीफ मिला है। गवर्नमेंट क्या करना चाह रहा है, डिक्रिमिनलाइजेशन एंड ट्रस्ट बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन, कि भाई आपके हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे अधिकारी हैं, और जो छोटे छोटे केसेस हैं, उन सब में गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है कि लोगों का ट्रस्ट बने, हर चीज़ में डर ना हो, ओके। और ये छोटा सा अपडेट था आपका, आज जो बजट आया था, उम्मीद है आप सब लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। बाकी अपडेट लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, टेलीग्राम का लिंक जरूर ज्वाइन करिएगा। उम्मीद है आप सब लोग को बहुत अच्छा क्लास समझ में आया होगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।